रविवार ये कहानी वार्ता में मैं ब्रजेश नारायण आज फिर हाजिर हूं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। ये कहानी ली गई है उनकी पुस्तक मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है अपना पराया। दैया रे दैया, सबको ही खा लिया इसने। ये स्वयं क्यों नहीं मर जाती? काल भी मर गया इसके लिए। जब से इसने इस घर में कदम रखा, कौन सा काम सफल हुआ है? सब काम बिगड़ते चले गए। अब उसकी सूरत तक देखने की इच्छा नहीं होती। अपने आप भी कहीं कूदकर नहीं मरती। ये पहाड़ और नदियां भी खो गई इसके लिए। बेशरम है बेशरम। थोड़ी भी शर्म होती तो कब की मर गई होती। अब मेरे और लड़कों पर भी नजर टिकाए हुए है। नहीं तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ये सबको ही खाकर जाएगी। अंत हो। ना जाने बेचारी मृदुला को सुबह उठते ही और रात सोने तक क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए थे विवाह हुए कि हरे विरवान पर मानो वज्र गिर गया। मुश्किल से अपने वैवाहिक जीवन में वो 2-3 बार ही पति से मिल पाई होगी कि उसकी मांग का सिंदूर बिखर गया था। 18 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हुआ था। सब बहनें ही बहनें थी, भाई एक ना था। मृदुला सबसे बड़ी थी। यूं तो कुटुंब बहुत बड़ा था, ताऊ और चाचा का बड़ा परिवार था, किंतु सब अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे थे। कई वर्ष हो गए थे इन्हें अलग हुए। मृदुला का देवर राहुल तब छोटा था जब उसके भाई का विवाह हुआ। कुछ कुछ धुंधली सी स्मृतियां आज भी उसके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। बारातियों के साथ बहुत दूर पैदल चलने के कारण वो थक गया था। कोई उसे कंधे पर भी ले गया और वहां पहुंचते ही वो सो गया था। अभी कुछ ही महीने हुए थे जब उसे भाभी के साथ फिर इस गांव में आना पड़ा। मृदुला के पिता का अचानक देहांत हो गया था। पता चला कि एक दिन थोड़ी सी पीड़ा उठी कि दूसरे ही दिन वे काल ग्रास हो गए। अच्छी प्रकार याद है राहुल को इस दुख भरी घड़ी में, जब वो भाभी के साथ गांव पहुंचा तो गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए थे और भाभी को घेरे परिवार के लोग चीख चीख कर रो रहे थे। कितने ही घंटों तक रोती भाभी भी और गांव की कुछ महिलाएं राहुल की ओर घूर घूर कर देखे जा रही थी। कैसा टोका जवाई मिला है इन्हें। अभी 2 महीने नहीं हुए कि ससुर को ही खा दिया। सब महिलाएं हाँ में हाँ भरती जा रही थी। ना जाने क्या क्या बोल बैठी वे राहुल के ही सामने। राहुल के मन में भाई के प्रति घृणा का भाव उभर आया। क्या सचमुच भाई के कारण ही उनकी मौत हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भाई पर झूठा आरोप है। कई बार वो भाभी से पूछने का साहस कर रहा था कि क्या ये बात सच है, किंतु इस दुख भरे वातावरण में उसने पूछना ठीक ना समझा। तीसरे दिन दुख से तड़पते इस शोक संतप्त परिवार को छोड़ मृदुला व राहुल लौट आए थे। राहुल के मन में लगातार वही बात घूम रही थी, पर रास्ते में भी हिम्मत न कर सका भाभी से पूछने की। भाभी फिर वैसे ही रोने लगेंगी, उसको बहुत पीड़ा होगी। यही सोचकर उसने रास्ते भर इस प्रकार की कोई बात न की। घर पहुंचकर वो रोक ना सका था अपने को और सहजी शब्दों में इस बात को मां से पूछ बैठा। बस क्या था, मां आग बबूला हो गई। इस दुख की घड़ी में ढेर सारी गालियां दे दी मृदुला को। बहुत देर तक बड़बड़ाती ही चली गई थी। जनपत्री मिलाते समय ये सो रखे थे क्या, या मर गए थे? आंखें फूट गई थी इन सब की क्या? यदि ऐसी बात थी तो मना क्यों नहीं कर दिया था? अब मेरे लड़के पर दोष थोपने वाले ये कौन होते हैं? मृदुला को अब राहुल फूटी आंख ना सुहाता। ये शिकायत ना करता तो इतनी बातें ना सुननी पड़ती। दुख के गहरे घाव में नमक छिड़कने का सा कार्य कर दिया था राहुल ने। मृदुला दुखी दुखी रहने लगी। दोनों परिवारों के संबंधों में खाई बढ़ती गई। पिता की मृत्यु के बाद मृदुला की माँ व बहनें बेसहारा सी हो गई। अब रोज की कलह कोई नई बात नहीं थी। आय का कोई साधन न था। किसी प्रकार गुजारा करने लगे। पिता के मरने से पहले ही पिता को बहकाकर ताऊ लोग कुछ जमीन जायदाद उनके मरने के बाद चुपचाप अपने नाम करवा चुके थे। और फिर थी कितनी जमीन। पिता के मरते ही इन्होंने बोलना चालना तक बंद कर दिया था और बात बात में परेशान करना तो उनकी नियत बन चुकी थी। मृदुला से छोटी 3 बहनें थी जिनमें एक विवाह योग्य हो गई थी। माँ रात दिन चिंता में डूबी रहती। पिता पंडिताई करते थे, अतः यजमानों के पास जाकर वो खाने पीने को जुटा ही लाती थी। जैसे तैसे वो परिवार को खींच रही थी। उसकी कमर टूट गई थी उस क्षण जब उसने सुना कि मृदुला के सुहाग को काल के क्रूर हाथों ने छीन डाला है। माथा पटक पटक कर लहू लुहान कर दिया था उसने। एक के बाद एक विपत्ति के पहाड़ों ने उसके हाथ पांव तोड़ दिए थे। दौड़ते दौड़ते एक श्वास में पहुंच गई थी मृदुला के ससुराल। लेकिन ये क्या, अपशकुन बेटी की मां होने के कारण उसे घर में पांव तक न रखने दिया, बल्कि इस गांव से भी चले जाने को कह दिया गया। घोर अपमान का घूंट पीना पड़ा था उसे सारे गांव के सामने। मृदुला को भी किसी प्रकार धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा था। उससे ये सब देखा ना गया। वो उल्टे पांव लौट आई थी, बहुत सारे घाव लेकर। एक के बाद एक दुख के पहाड़ ने उसकी कृशकाय को छान डाला था। बेटी के घर का रास्ता उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। वो इस कदर छिल गई थी कि अगर इन बदकिस्मत लड़कियों का सवाल ना होता तो वो कब की जीवन खो बैठती। मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए ना जाने कितना कठोर पत्र भेजा था उसने मृदुला को।
चाहे कुछ भी हो जाए मुंह ना खोलना, मारने व धक्का दे देकर निकालने पर भी कदम घर से बाहर ना रखना। अब किसी प्रकार वहीं पर दिन काटने हैं। तेरी इज्जत और हमारा मान उसी में है। मृदु, एक बात याद रखना, जिस दिन भी मैं तुम्हारे बारे में किसी प्रकार की भी बुरी बात सुनूंगी, वो दिन मेरा अंतिम दिन समझना। और हाँ, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ना देखना इस रास्ते को। मृदुला जान गई थी कि जीते जी सदा के लिए उसके मायके के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। शायद यही कारण था कि घुट घुट कर पिसते जीवन में भी वो एक शब्द तक मुंह से ना निकाल पाई थी। परिवार में सब ठीक थे, किंतु सास उग्र थी। एक ननद भी थी जो रात दिन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती थी, बात बात में टोका करती। कई बार तो कमरा बंद कर जी भरकर मारा था माँ बेटी ने उसे। खाना देखो तो 4 आदमियों का खाती है, जानवर जैसा पेट है इसका, और काम देखो तो खाक। ये शब्द दिन भर उसे ना जाने कितनी बार सुनने पड़े थे। खाने की थाली सामने आई नहीं कि ये बात शुरू हो जाती थी। राहुल को यह सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना करने के विरोध में वो ना जाने कितनी बार मां से पिट चुका था। परिवार में ही एक विरोधी की भांति वो जीवन जीने लगा। छोटा ना होता तो ना जाने क्या क्या कर देता। भाभी पर हो रहे तरह तरह के अत्याचारों ने उसकी मानसिकता को ही बदल दिया था। भाभी के मायके की दशा सुनकर वो और भी कांप उठता, लेकिन कर भी क्या सकता था। एक दिन स्कूल में छुपकर पत्र डाला था उसने भाभी की मां को। मैं आपकी परेशानी सुनकर दुखी होता हूं। काश थोड़ा बड़ा होता तो अवश्य आपकी सहायता करता। एक ही वर्ष है मेरा हाई स्कूल करने का, तब पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। आप विश्वास मानकर चलें कि मैं आपका ही बेटा हूं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था राहुल के इस प्रकार के पत्र आने का। अव्यक्त स्थिति में ही असीम स्नेह उमड़ आया था इनके हृदय में, पर है तो उसी मां का लड़का। ये बात वे भूल नहीं पाते थे। किंतु कुछ ही दिन बाद स्कूल के काम का कुछ बहाना लेकर जब राहुल इनसे मिलने आया तो ये फूले ना समाये थे। दुर्भाग्य से राहुल के यहाँ पहुंचने का उसकी मां को पता चल गया। राहुल को उसी दिन घर से निकाल दिया गया। दर दर भटकता राहुल किसी इंजीनियर के घर पर काम करने लगा। उनके बच्चों को पढ़ाते हुए वो किसी प्रकार हाई स्कूल की तैयारियों में जुटा रहा। मृदुला की छोटी बहन विनीता की शादी का चाचा ने इंतजाम कर दिया था। मां ने सारे गहने बेचकर चाचा को सौंप दिए थे। चाचा कुछ समझदार थे, अतः पत्नी की 1000 नोकझोंक के बाद भी उन्होंने देहरादून के कई चक्कर लगा लिए थे। जहां बड़े भाइयों ने उन पर अकेले ही संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, वहीं पत्नी भी जेठानी से अवैध संबंध होने का लांछन लगाने में पीछे न हटी। इन कड़वे घूंटों को चाचा ने चुपचाप यूं ही पी लिया था। अनेक परेशानियों में शादी संपन्न हो गई थी। मृदुला मां के पत्र व परिवार की प्रताड़ना के डर से शादी में सम्मिलित तक न हो सकी, और फिर इस अभागे बच्चे शरद की भी उसे ही देखरेख करनी होती थी, जो पति की मृत्यु के समय तक जन्मा भी न था। विनीता की शादी के ठीक ठाक 1 सप्ताह बाद मां ने दम तोड़ दिया था। चिंता में डूबी डूबी ना जाने कितनी रातों से वो सोई तक नहीं। इसकी किसको परवाह थी, पहले से ही अस्वस्थ और फिर काम काज की दौड़ धूप। विनीता की शादी की अपार खुशियों ने तो उसे इतना हर्षित कर दिया था कि उसे यह खुशी अधिक देर तक देखी ना जा सकी, और अचानक उसकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। मृदुला की दोनों असहाय बहनें मीरा व सरोजा दर दर भटकने लगी। चाचा ताऊ व बहनों के किसी प्रकार ने शरण ना दी उन्हें। अंततः वे कोटा गांव मौसी के पास रहने लगी। मौसी का भी कुछ न था, बस अकेली ही थी वो। राहुल को अब तक एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी पाने पर इंजीनियर खरे ने कितना समझाया था उसे कि वो पढ़ाई जारी रखे, उसका संपूर्ण खर्चा वो वहन करेगा, किंतु एक ना माना था राहुल। भाभी तो जैसे तैसे अपना समय गुजार लेगी, लेकिन शरद का क्या होगा। उपेक्षित और तिरस्कृत शरद को कौन लिखाएगा पढ़ाएगा। अब परिवार के लोग ही नहीं बल्कि भाभी भी उसे कोसती रहती। ये ना होता तो मैं कब की मर गई होती, मुझे इतना ना सुनना पड़ता। हर बात पर उसे वो पट पट मारती ही रहती। घर में जो भी आता उसे सब मनहूस कहकर फटकारते हैं। शरद का गुमसुम और रोता चेहरा राहुल की आंखों में बस गया था। बच्चा होते हुए भी कितना गंभीर हो गया था। आज तक शरद के होठों पर कभी क्षण भर के लिए मुस्कान न देखी। उसके कई बार हंसाने का प्रयास करने पर भी शरद ना हंसा था। राहुल सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, 8 बजे ऑफिस के लिए तैयार होता और 5 बजे लौटकर इंजीनियर खरे के बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाता। बाहरी कार्यों में व्यस्त रहते हुए वो कभी रात्रि 10 बजे से पहले कमरे पर ना लौट पाता। रात कब बीती, दिन कब गया, उसे कुछ पता नहीं। उधर मीरा व सरोजा की दुर्दशा सुनकर एक बार घर आकर उसने मां को बहुत समझाने का यत्न किया कि मीरा व सरोजा को यहीं बुला लें, खर्चे की चिंता ना करें, अब वो कमाने लायक हो गया है। मां ने जमीन आसमान एक कर दिया था, इसलिए पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया है कि तू सालों बाद तो घर आ और फिर उल्टे हमें उपदेश दे जा। आज के बाद मेरे सामने कभी नाम न लेना उसका। अरे अच्छी होती तो अपने गांव में चाचा ताऊ सबको छोड़कर तब जाती मौसी के घर। छी 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 छी, कैसी बात करता है राहुल।
मुझे तो शक है कि तुझे उन्होंने कुछ खिला पिला दिया है। घर पीछे पहुंचा तो उनकी बातें पहले करने लगा। और सुन ले, तेरी ये प्यारी भाभी भी तुझे गड्ढे में धकेल कर ही सांस लेगी, समझा? निराश राहुल दुखी मन वापस लौट आया था। माँ को संदेह हो गया था कि राहुल इन दोनों बहनों में से किसी से शादी करना चाहता है, तभी तो इतनी हमदर्दी दिखा रहा है। बजाय हमारी चिंता के उसे परायों की चिंता पड़ी। इधर राहुल की बातों को लेकर माँ ने मृदुला का जीना हराम कर दिया था। बेचारी जैसे तैसे समय काटती रही, पर जहां वो जी नहीं पा रही थी वहां मर भी तो नहीं पा रही थी। कितनी बार उसके मन में आता कि ये राहुल न होता तो उधर मौसी का कोई न था जो उसे कागज का टुकड़ा भी देता। गांव में जब किसी का पत्र आता तो मौसी तरसती ही रह जाती कि काश मेरा भी कोई होता। किंतु आज एक पत्र के साथ साथ उसका मनी ऑर्डर भी आया तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे तो ये सब सपना सपना जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू बहने लगे। कभी वो डाकिये को देखकर व्याकुल हो उठती और मजाक मजाक में पूछ लेती कि पोस्टमैन दादा, मेरी भी है कोई चिट्ठी, और फिर हंस देती। आज तो डाकिये ने भी मजाक में 2 रुपए मांग लिए थे मौसी से। तुम रोज कहती थी ना मेरा कोई होता तो पत्र देता, आज पत्र तो रहा दूर, 100 रुपए का मनी ऑर्डर भी लाया हूँ। मौसी ने खुशी से 2 छोड़कर 5 रुपए दिए थे उसे। तू मेरा देवता है। किंतु ये रुपए आए कहां से, उसकी समझ में ना आया। उसने डाकिया से नाम पूछा, राहुल। लेकिन ये राहुल है कौन? वो चक्कर में पड़ गई। वो भागकर पड़ोस में गई और तुरंत ही पत्र पढ़वाया। पड़ोसी पत्र पढ़ता जा रहा था। मौसी, मुझे पता चला कि मीरा व सरोज आपके पास है और आपके संरक्षण में अपने संघर्षशील जीवन से जूझ रही है। आपने तो कम से कम उन्हें शरण दी। ये उपकार आपने मेरे ऊपर किया है। आपका प्यार ही उनके लिए सब कुछ है। उन्हें माँ बाप भाई बहन किसी का भी अभाव न खटके। आप अवश्य ध्यान रखेंगे। आपका कोई नहीं, ऐसी बात भी नहीं। मैं आपका ही बेटा हूँ। मुझसे जो भी सेवा हो सकेगी मरते दम तक करूंगा। आपका बेटा राहुल। अपने जीवन के पुण्यों का फल आज वो साकार रूप से देख रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़े दौड़े ना जाने कितने लोगों के पास चली गई थी। गांव भर में आज यही चर्चा थी कि अब तो पार्वती देवी के भी मनी ऑर्डर आने लगे हैं। तरह तरह की बातों का क्रम कई दिनों तक जारी रहा। राहुल का गांव दूर होने पर भी ये बात उसकी मां तक पहुंच गई। मां ने सारा गांव ही एक कर दिया था। अरे लोगों, जरा उसे समझाओ तो सही। नालायक पैदा हो गया है मेरी कोख से, दुश्मनों के दिल की बात कर रहा है। और दूसरे ही दिन माँ गांव के एक व्यक्ति को साथ लेकर राहुल के पास पहुंच गई। समझा बुझाकर राहुल ने माँ को कुछ ही दिनों में घर भेज दिया, पर गांव की महिलाएं माँ को घेरे रखती। बहुत बुरा हुआ चंद्रा, हमारी बात मानती है तो जल्दी उसकी शादी कर दे। शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा। माँ को ये बात बहुत भाई। जल्दी से पास के गांव में बातचीत नहीं अपितु उसकी अनुपस्थिति में ही मंगनी तय कर दी गई। राहुल को पत्र द्वारा जब सूचित किया गया तो उसकी बेचैनी का कोई ठिकाना ना रहा। एक लंबे पत्र में अपना रोष व्यक्त करते हुए उसने इस मंगनी को तुरंत तोड़ने की बात लिख दी। सब लोग चौंक उठे। लड़की के भाई व पिताजी तो माँ के सुझाव पर राहुल के पास गए थे। राहुल ने यथा योग्य सम्मान देकर अपनी अनेक परिस्थितियों से उन्हें अवगत करवाया। भाई तो कुछ नहीं बोले, किंतु होने वाले ससुर तो खूब खरी खोटी सुनाकर आए थे राहुल को। जल्दी ही राहुल ने गांव पहुंचकर माँ पिताजी को खूब समझाया, किंतु वे कहाँ मानने वाले थे। राहुल को उनकी ये जबरदस्ती अच्छी ना लगी। उसने साफ साफ कह दिया था यदि उसके साथ जबरदस्ती की गई तो वो घर से नाता ही तोड़ देगा और घर में मुंह तक नहीं दिखाएगा। सुबह होते ही वो चल दिया। राहुल के जाते ही दूसरे दिन माँ ने कोटा पहुंचकर कोहराम मचा दिया। ये पार्वती देवी मेरे लड़के की कमाई खाती है। मेरे लड़के को इसने बहका रखा है। मेरे नादान बच्चे को इसने अपने वश में कर रखा है। सुन लो रे गांव वालों, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। ये औरत मेरे बेटे को बर्बाद करने पर तुली है और तूफान की तरह जाकर वो आंधी की तरह वापस लौट आई। मौसी की सब खुशियां धूमिल हो गई। राहुल के सहारे ने उसे अपने 2 गोरे चिट्टे बेटों की असामयिक मृत्यु को भी भुला दिया था। किंतु राहुल की मां ने आज भरते घाव को फिर से हरा कर दिया था। आज फिर गांव में लोग भला बुरा कहने लगे थे। दुखी मन से मौसी ने राहुल को पत्र लिखा, बेटा, हम लोग अभागों की श्रेणी में आते हैं। हर खुशी ईश्वर ने हमसे छीनी है। हमारा जीवन मात्र दुख के लिए ही है। दिन ही तो काटने हैं, जैसे तैसे गुजार ही लेंगे। हमारे कारण तुम्हें कई लोगों का विशेषकर परिवार का बुरा मानना पड़ा। इसका मुझे अत्यधिक दुख है। मुझे तुम्हारी कुशलता के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इन छोकरी को कहीं पकड़ा सको तो अवश्य कोशिश करना। मैं तुम्हारी आजीवन ऋणी रहूंगी। राहुल को समझते देर न लगी कि माँ ने निश्चित ही कोटा गांव कुछ कहकर भेजा होगा। उसी रात उसने पत्र लिखा, मौसी, तुम मेरे भले बुरे की चिंता ना करो। इसकी चिंता करना मेरा काम है। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना है। राहुल को पहले से अधिक गंभीर और अधिक चिंतित देखते हुए इंजीनियर खरे परेशान हो उठते। ना जाने क्यों पुत्रवत स्नेह हो गया था उन्हें राहुल से। जिस दिन वे राहुल को ना देखते खोया खोया पाते थे अपने आप को।
आज ही तो सरोजा को रिश्ते से संबंधित मौसी का पत्र आया था और सुबह की बस से राहुल कोटा पहुंच गया था। आज तो वो खुशियों से उड़ा जा रहा था। कोटा गांव वो पहली बार आया और मौसी को भी वो पहली बार देखेगा। राहुल को देखते ही मौसी पलकों पर बंधे बांध को ना रोक सकी। किसी अपार संपत्ति के मिल जाने की खुशी में वो स्वयं तक को भूल गई थी। दूसरे दिन राहुल सरोज की मंगनी कर लौट आया। वापस आते समय गांव के सारे लोगों का इकट्ठा होना, मौसी को रह रहकर रोना, सरोज व मीरा को पीछे पीछे छिपे रहना उसे कई दिनों तक याद आता रहा। कैसी दीनहीन स्थिति में छोटी सी झोपड़ी में रो रो कर दिन गुजार रही थी मौसी। अपनी हर आवश्यकता की कटौती कर राहुल शादी के सामान को इकट्ठा करने में जुट गया। इंजीनियर खरे ने पैसे से नहीं बल्कि हर तरह से उसकी सहायता की। बड़े धूमधाम से सरोज का विवाह संपन्न हुआ। किसी को तनिक विश्वास न था कि इन अनाथ लड़कियों का भी कोई सहारा बनेगा। आज गांव के लोगों को इससे बढ़कर कोई विस्मय न था। ऐसा विवाह तो गांव में किसी अच्छे खासे परिवार की लड़की का भी नहीं हुआ होगा। लौटते समय गांव भर के लोग उसे बड़ी अचरज भरी दृष्टि से घूर घूर कर देख रहे थे। कितना सौम्य और हंसमुख चेहरा था राहुल का। सारे गांव की लड़कियां तो बावली हो गई थीं उसके पीछे। कोपेश्वर पहुंचकर तो वो सुख की नींद सोया था। क्यों ना सोता। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह जो कर लिया था उसने। उसे दुख था तो यही कि सरोजा की शादी में इस खुशी के मौके पर उसके परिवार एवं सरोजा के ताऊ चाचा ने आशीर्वाद की जगह विरोध का तोहफा भेजा था और स्वयं उसे तो अपराधी ही घोषित कर दिया था। मौसी के पास 24 घंटे भीड़ लगी रहती। पार्वती, मीरा की शादी की अब तुझे चिंता नहीं। सुनने में आया है कि राहुल स्वयं ही उससे शादी कर रहा है। थोड़ा बहुत जमीन जायदाद तो है ही मीरा के माँ बाप की। हमें तो लगता है कि सरोजा को वो इसलिए भी जल्दी निपटाना चाहता था ताकि वो बीच में रोड़ा ना डाल सके। अवाक सी रह गई मौसी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी क्या पता राहुल के मन में ये बात हो। लेकिन वो मुझसे कुछ तो कहता। वो कभी लोगों की बातों से दुखी भी होती तो कभी कल्पना लोक में विचरण करने लगती। मीरा और राहुल की शादी कर वो मीरा को अपने पास ही रखेगी। और मीरा को तो उसने कई बार पूछ लिया था, किंतु राहुल को पूछने की हिम्मत ना कर पाई। कुछ ही दिन बाद राहुल के बड़े भाई गोपेश्वर पहुंचे। तुम्हें नहीं लगता राहुल कि बहन जवान हो गई है? तुम पैसा यूं ही बर्बाद करते जा रहे हो। जानते हो कि कितना खर्च होगा और मेरी स्थिति इस समय ठीक नहीं। सहमे सहमे राहुल ने कहा, भाई आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। भाई के लंबे समय तक भी बातचीत ना करने पर उसने एक अच्छी जगह बहन का रिश्ता तय कर दिया। बहन की शादी का सारा भार उसने अपने ऊपर ले लिया था। अपनी हिम्मत से भी ऊपर वो जितना कर सकता था उसने कोई कमी नहीं की। भाई तो मात्र औपचारिकता निभाने उपस्थित हो गए थे। कर्ज से दबता राहुल रात दिन सोचते सोचते दुर्बल हो गया था। भाई के बार बार आते इस प्रस्ताव से वो खिन्न हो गया था। लड़की बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी, बहुत संपन्न परिवार है, दहेज भी खूब मिलेगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तुम कहो तो मैं उन्हें हाँ कर दूं। राहुल उनके किसी भी पत्र का जवाब ही नहीं देता। उन्हें क्या पता कि राहुल आखिर क्या चाहता है। उसकी वेदना शायद कोई नहीं जानता था। उसने भाई को अंतिम पत्र दिया कि भाई, मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। रिश्ता तय करने और उनको हाँ कहने की भूल ना कर बैठना। माँ व पिताजी के पत्रों का वो इसी प्रकार उत्तर देता। इधर मीरा के ताऊ चाचा तरह तरह की अपनी ही शंकाओं के बीच फंसे राहुल को षड्यंत्रों के घेरे में फंसाने का जी तोड़ प्रयास करते रहे। उनकी नजर तो केवल जमीन जायदाद पर थी। उधर मीरा के चाचा राहुल से अपनी लड़की के विवाह के स्वप्न संजोए बैठे थे और राहुल ने हर बार हंस हंस कर ही इन बातों को टाला था। मौसी के पत्रों से उसे लगा कि मीरा के लिए जो भी रिश्ता आता है वो मना ही कर देती है, तो उसे आश्चर्यजनक दुख हुआ। उसने ही उसका रिश्ता तय करने का निश्चय कर डाला। अपने मित्र राजेश से जब भी राहुल बात करता तो वो व्यथित हो उठता। अभावों में पला राजेश भले ही आज अपनी अथक मेहनत से अच्छी नौकरी पर लगा हो, किंतु वो गरीबी को अभी भूला ना था। राहुल के निस्वार्थ जीवन से वो बहुत प्रभावित था और फिर हर व्यक्ति से राहुल की प्रशंसा सुनता तो और भी झूम उठता। वो जीवन संघर्ष में जूझती मीरा से ना जाने क्यों मन ही मन स्नेह करने लगा था। और जब सरोजा के विवाह में राहुल के साथ गांव गया तो वो फूला न समाया। मीरा को देखकर उसने अपने हृदय में मीरा को एक ऊंचा स्थान दे दिया था, किंतु राहुल को थोड़ा भी महसूस न होने दिया। पर जब तब वो मौसी और मीरा की चर्चा कर ही लेता। राहुल से कुछ कह सकने की तो हिम्मत ना कर सका, किंतु इंजीनियर खरे के माध्यम से उसने मीरा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। खरे ने ये सारी बातें विस्तार पूर्वक राहुल को बता दी। रात दिन राजेश के साथ रहते हुए भी कभी जिक्र तक न करने का राहुल को कम आश्चर्य नहीं था। लेकिन सर, उसने तो कभी हाँ हाँ, उसने तुमसे नहीं कहा, यही ना? वो तुम्हारा दोस्त अवश्य है, किंतु तुम्हें बहुत सम्मान दिया उसने। राहुल, मुझे आज पता चला कि तुमने आज तक हमसे सारी ही बातें छिपाए रखी। तुम दिन रात जूझते रहे और हमें आभास तक न होने दिया। राहुल कुछ भी ना कह सका था।
और कुछ हंसी होठों पर लाकर सिर झुकाते हुए बाहर निकल आया था। आज रात नींद नहीं आई थी उसे। जब उसने मीरा का रिश्ता राजेश से तय करने की बात मौसी को लिखी तो मौसी झुंझला गई। उसे लगा कि वो असहाय सी हो गई। ना जाने क्या क्या स्वप्न संजोए बैठी थी मौसी, जो एक क्षण में टूट टूट कर बिखर गए। राहुल के पास पहुंचकर उसने हर संभव समझाया राहुल को, पर वो एक ना माना। मौसी ने मीरा की ओर से बात रखी कि वो भी उससे शादी करने को तैयार है। राहुल ने तुरंत ही उत्तर दिया कि उसके चाहने मात्र से क्या होता है। यदि उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार ये बात आई तो मैं उसे नासमझ कहूंगा, बिल्कुल नासमझ। मौसी, मैं ऐसा करके दुनिया की नजरों में स्वयं को नहीं गिराना चाहता, फिर एकमात्र मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। पहले ही क्या लोग कम बातें करते हैं मेरे बारे में। मौसी को उसने किसी तरह समझा लिया था। राजेश से रिश्ता तय हो गया, लेकिन खर्चा। और अभी कुछ दिन पहले ही शरद को भी वो साथ ले आया था। इधर शरद की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उधर मीरा की शादी, और फिर पिछले सालों का ढेर सारा कर्जा। मीरा की शादी के दिन जो जो निकट आते गए उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अपनी घड़ी, रेडियो, यहाँ तक कि कुछ बर्तन तक भी बेच डाले थे उसने। इंजीनियर खरे को कहीं से पता चला तो उनके दुख की कोई सीमा न रही। राहुल के पास आकर 5,000 रुपए की गड्डी पकड़ाते हुए कहने लगे, राहुल, अभी जाकर अपनी सारी चीजें वस्तुएं वापस लाओ। मैं अपने जीते जी ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सर, अभी तो मैं आपके पिछले ही रुपए वापस नहीं कर पाया। आपका बहुत सारा पैसा, मैं तो वर्षों तक कर्जा पूरा नहीं कर सकूंगा। आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, जिनसे ऋण नहीं हो सकता। उसकी आंखों में एकाएक अश्रुधारा बहने लगी। इंजीनियर खरे ने उसे हृदय से लगा लिया और पीठ थपथपाते हुए बोले, देखो राहुल, तू मेरे बच्चे के समान है। मैं भली प्रकार जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। आज तक तुम्हारी हर कुर्बानी दूसरों के लिए ही रही है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तुम पर तो मुझे गर्व है राहुल। स्टाफ तो स्टाफ, चीफ इंजीनियर तक तुम्हारे व्यवहार और कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तुमने तो विभाग को ऊंचा उठा दिया है। तुम्हारी योग्यता, कर्मठता और ईमानदारी का ही परिणाम है कि सरकार ने तुम्हें पुरस्कार के लिए चुना और विभाग ने पदोन्नति दी। बड़े से बड़ा इंजीनियर भी वो काम नहीं कर सका जो तुमने कर दिखाया। तुम पर गर्व करते हुए तो मैं छाती फुलाकर चलता हूं। और हाँ, मीरा की शादी में जितना भी खर्च हो, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। वो मेरी बेटी के समान है। उसका विवाह मेरे घर से होगा। उसके लिए सब कुछ मुझे करना है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल के साथ स्वयं जाकर खरे मौसी व मीरा को साथ ले आए। खरे इतने व्यस्त हो गए थे मानो उनकी ही लड़की की शादी हो। शायद उनकी लड़की की भी शादी रहती तो वे इतने व्यस्त नजर ना आते जितने की मीरा की शादी में दिखाई दी। विवाह संपन्न हुआ। बारात को विदा देकर राहुल घंटों तक रोता रहा। मौसी व इंजीनियर खरे सहित कई लोग जुट गए, पर राहुल को चुप ना करा पाए। खुशी के आंसू ने उसके तन बदन को तर कर दिया था। अब वृद्ध मौसी और शरद पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। मौसी अकेली गांव में रोती रहेगी, इसीलिए उसने मौसी को गांव ना जाने दिया। शरद की चिंता थी उसे, किंतु लोगों के ऋण से भी उसे मुक्त होना था। ये बात भी वो भूल ना पाता था। अपने बचे कुछ समय को वो शरद की पढ़ाई में देने लगा। उपेक्षित शरद का दब्बूपन अब तक बहुत कुछ दूर हो गया था। उसमें तेजी से आमूलचूल परिवर्तन हो रहा था। रात दिन पढ़ाई में जुटा रहता। सारी कक्षा को पीछे छोड़ दिया था उसने। गांव से आए इस बच्चे को देखकर सबको आश्चर्य होने लगा। राहुल अब आश्वस्त हो गया था कि शरद निश्चित ही उसकी आशाओं का तारा बन जाएगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज उसके जीवन की एक ही आकांक्षा शेष है, वो है शरद को पढ़ा लिखाकर बड़ा बनाना। बस, तब वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यही उसका लक्ष्य है और यही है उसके जीवन की अंतिम अभिलाषा।